नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2023 के अंतर्गत कक्षा 9 का जो सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हुआ है, आज की इस वीडियो में उसी को सॉल्व किया गया है। ये जो टेस्ट था ये टोटल 90 मिनट का था, यानी कि 1.5 घंटे का था और इसके लिए 40 नंबर दिए गए हैं। अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न 1 से 10, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और इन पे टिक मार्क का निशान करना है। खाली स्थान वाले प्रश्न है ये। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। 4 विकल्प दे रखे हैं, सत्य शोधक, ख केसरी, ग सत्यार्थ प्रकाश और घ है भारत की खोज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश है, इसलिए जो सही जवाब आएगा वो ग है, सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न नंबर 2 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, 1575 में, 1685 में, 1757 में और 1886 में। तो सही जवाब इसका ग है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, शहीद उधम सिंह को फांसी कब दी गई। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो गोलियां चलाई थी उन्हीं को उन्होंने वहीं इंग्लैंड में जाकर गोली मारी थी, तो उस गोली मारने के अपराध में उनको फांसी दी गई थी। 4 ऑप्शन है, 1942 में, ख 1940 में, ग 1941 में और घ है 1938 में। तो सही जवाब है वो ख है, 1940 में उनको फांसी पर लटकाया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं हैं, मतलब इन चारों राज्यों की सीमाएं कौन से देश से लगती है। क पर चीन है, ख पर भूटान है, ग पर नेपाल है और घ पर म्यांमार है। तो सही जवाब जो है वो ग है, नेपाल से इन चारों राज्यों की सीमाएं लगती है। प्रश्न नंबर 5 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की पूछी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाई मुड़ी है, महेंद्रगिरी है, कंचनजंगा ग है और घ है खासी। तो जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो ख है, महेंद्रगिरी, जबकि अनाई मुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 6 है, इतिहास से पूछा गया है, भयानक प्लेग कहां फैला था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क दिल्ली, ख मुंबई, ग पुणे और घ कोलकाता। तो भयानक प्लेग की जो बीमारी थी वास्तव में वो पुणे में फैली थी। प्रश्न नंबर 7 है, लोकतंत्र की परिभाषा बड़ी सुंदर दी हुई है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यह परिभाषा किसने दी है, तो सभी इस परिभाषा को जानते हैं। क ए बी हैल, ख अब्राहम लिंकन, ग अरस्तु और घ है हेरोडोट्स। तो सही जो अर्थ है इसका, ये सबसे जो प्रसिद्ध परिभाषा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, वो ख है, अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र की मार्ग में बाधा है। निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है। तो बाधा है, क पर पूछा गया, जाति, रंग और पंथ के आधार पर भेदभाव, शिक्षा की कमी ये भी है, संचार, लोगों से बातचीत ना होना और घ है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब इसका जो है वो घ है, उपरोक्त सभी। ये सारी के सारी लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पालमपुर गांव के निकटतम के शहर का नाम क्या है। पालमपुर गांव के पास कौन सा शहर लगता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, क शाहपुर, ख दुर्गापुर, ग गोविंदपुर और घ है रायगंज। रायगंज जो है वो पालमपुर के पास एक दूसरा गांव था, तो सही जो है वो शाहपुर है। क आएगा इसका, शाहपुर जो है उसकी बिल्कुल पालमपुर के पास एक दूसरा शहर है। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से क्या उत्पादन के लिए आवश्यक है। क पर भूमि, ख श्रम और ग भौतिक और मानव पूंजी और घ दे रखा है यह सभी। तो जो सही जवाब है वो घ है, ये सभी के सभी जो है उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 11 से 13 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है
और इसमें 11वें नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि क्रांतिकारी आंदोलन के किन्हीं दो उद्देश्यों का वर्णन करो। क्रांतिकारी आंदोलन के किन्हीं दो उद्देश्यों का वर्णन करो। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि भारत में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना, और दूसरा है युवाओं को संगठित करना, और तीसरा है युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करना। तो ये कुछ क्रांतिकारियों के उद्देश्य थे। प्रश्न नंबर 12 है, थोड़ा सा मुश्किल है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि यदि आम चुनाव में, जो आम चुनाव होते हैं, यदि आम चुनाव में एंग्लो इंडियन जाति का कोई भी व्यक्ति लोकसभा के लिए नहीं चुना जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। यदि एंग्लो इंडियन जाति का कोई भी सदस्य आम चुनाव में नहीं चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दो ऐसे सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 जो कि 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है के द्वारा अब एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो ये याद रखने वाली बात है कि कब इसको समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो भारत सरकार ने 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को सन 2010 तक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभियान चलाया था। इसी अभियान को सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था, प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों को प्रदान करना था। प्रश्न नंबर 14 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, और इसमें 14 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार किया। अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार किया? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों को अपनी जाति का बड़ा अभिमान था। वे अपने आप को उच्च प्रजाति का तथा भारतीयों को निम्न प्रजाति का मानकर उनसे नफरत करते थे। वे भारतीयों को हबशी, काला बाबू आदि नामों से पुकारते थे। अपनी जाति को ऊंचा समझने के कारण वे भारतीयों के साथ अनेक प्रकार का दुर्व्यवहार करते थे। जैसे एक ही अपराध के लिए भारतीयों को अधिक सजा दी जाती थी तथा अंग्रेजों को कम सजा दी जाती थी। सरकारी नौकरियों, ऊंचे पदों पर नियुक्तियों में, रेलों में, पार्कों में भी भारत के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। प्रश्न नंबर 15 है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के समक्ष किन्हीं दो चुनौतियों की व्याख्या करो। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के समक्ष किन्हीं दो चुनौतियों की व्याख्या करो। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पैसे वाले लोग अपने पैसे के बल पर चुनाव जीतने लगे हैं। पहले तो ये कमी है हमारे यहाँ पर कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो अपने पैसे के बल पर चुनाव जीतने लगे हैं। दूसरा, चुनाव महंगे होने के कारण आजाद उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना काफी मुश्किल हो गया है। और तीसरा है, सभी पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट प्राप्त कर लेते हैं। तो ये स्वतंत्र और जिसको हम निष्पक्ष चुनाव कहते हैं उसके मार्ग में 2-3 ये बाधाएं हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार 3 प्रमुख कारक बताइए। तो इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी जो 2011 में बढ़कर 120 करोड़ हो गई। लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। दूसरा, कृषि पर निर्भरता, भारत में 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी है। और तीसरा कारण है बेरोजगारी का कि भारत में उद्योग धंधों की संख्या कम होने के कारण भी बेरोजगारी है। प्रश्न नंबर 17 और जो 18 है वो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, और इसमें जो 17 नंबर पर प्रश्न दे रखा है वो है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक लोकप्रिय आंदोलन कैसे बना। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक लोकप्रिय आंदोलन कैसे बना, विस्तृत विवरण दीजिए। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि बंग भंग विरोधी आंदोलन जो 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था, जिसको हम
बंग भंग विरोधी आंदोलन कहते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। इसमें नेताओं ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करें तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। बाद में यह आंदोलन बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ। कैसे कि इस आंदोलन से भारतवासियों में देश प्रेम की भावना बढ़ी, और दूसरा हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन से लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी, और तीसरा है इस आंदोलन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में कपड़ा मिले, साबुन और दिया सलाई के कारखाने लगे, जिससे भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। तो काफी लोकप्रिय आंदोलन ये बना है। इसी में अगर आपको ये पहला प्रश्न नहीं आता है तो उसके अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक विस्तृत नोट लिखिए। क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 18 मार्च 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोल्ट एक्ट नाम से एक नया कानून पास किया। इस कानून के तहत सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को 2 साल तक जेल में बंद करके रख सकती थी। पंजाब में रोल्ट एक्ट का जबरदस्त विरोध हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांवों के लोग बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठे हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। शहर से बाहर होने के कारण यहां इकट्ठे हुए लोगों को यह पता नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस गोलाबारी में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदान का विवरण दीजिए। भारत के उत्तरी मैदान का विवरण दीजिए। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों, भारत का जो उत्तरी मैदान है 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियां यहां अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को बिछाती रही, जिसके कारण इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 320 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी और अनुकूल जलवायु होने के कारण यह मैदान कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला है पंजाब का मैदान। यह मैदान पंजाब और हरियाणा में स्थित है। दूसरा है गंगा का मैदान। यह मैदान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान असम में स्थित है। इसके अलावा इस असेसमेंट में जो सितंबर वाला है मानचित्र कार्य भी दिया गया है। 5 निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। 5 चीजें पूछी गई हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा का पठार, मणिपुर राज्य पूछा गया है, आर्य समाज का स्थापना स्थल, आर्य समाज का स्थापना स्थल और ब्रह्म समाज के संस्थापक से संबंधित राज्य पूछा गया है। आर्य समाज का स्थापना स्थल, अगर हम इसको भारत के नक्शे पर देखें तो पहला है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इनको आप राजस्थान में यहां दिखा सकते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को। ये नंबर 1 है। और दूसरा पूछा गया है मालवा का पठार। तो मालवा का ये पठार है, मध्य प्रदेश में आप इसको दिखा सकते हैं लाल लाल। तो ये मालवा का पठार है। तीसरे नंबर पर पूछा गया है मणिपुर। मणिपुर जो है वो भारत के पूर्व में जो 7 बहनें हम जिनको कहते हैं, तो ये मणिपुर है, जहां पर राज्य है मणिपुर। और चौथे नंबर पर पूछा गया आर्य समाज का स्थापना स्थल। जो आर्य समाज की जो स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो मुंबई में की थी, तो ये स्थापना स्थल है मुंबई, आप इसमें दिखाइएगे। और उसके बाद पूछा गया ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक से संबंधित राज्य, और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना वास्तव में
पश्चिम बंगाल में की थी। तो ये यहां पर ये राज्य दिखाया जा सकता है, आसान सा दिखाया हुआ था। 1875 में जो है वो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। तो ये आसान सा नक्शा दिया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।